जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने वाले हैं, स्पेशली इस केस के अंदर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको पता होगा वहाँ पे एक स्टैम्प ड्यूटी का कंसेप्ट होता है जो गवर्नमेंट आपसे लेती है। आप जितने भी रुपए की प्रॉपर्टी खरीदेंगे उस प्रॉपर्टी की अमाउंट तो आपको देनी ही होती है, उसके अलावा एक स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है। तो 5-6 तरह से दोस्तों आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ले सकते हैं या दे सकते हैं, और अलग अलग केस में अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी होती है। तो कैसे आप अपनी स्टैम्प ड्यूटी को बचा सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, तो सारे के सारे मेथड हमने दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर थ्रू, आप सेल डीड लिखते हैं, आप गिफ्ट डीड लिख सकते हैं, आप विल डीड लिख सकते हैं, पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हैं, इसके बाद में सेटलमेंट डीड लिख सकते हैं, और इसके बाद में दोस्तों रिलिंक्विशमेंट डीड भी आप यहां पे लिख सकते हैं। तो इनके बारे में हम विस्तार से एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सेल डीड। सेल डीड दोस्तों, कोई भी व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति से कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा तो सेल डीड के माध्यम से ही खरीदेगा। ये मोस्ट कॉमन मेथड है। एक व्यक्ति बाय करेगा और दूसरा व्यक्ति सेल करेगा। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जब भी आपको प्रॉपर्टी खरीदनी होती है तो पहले एक एग्रीमेंट आपके द्वारा किया जाता है कि ये प्रॉपर्टी हमने इस अमाउंट में हमारा सौदा हो गया है, इतने रुपए अब देंगे, इतने रुपए बाद में देंगे। उसे नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, ये सेल डीड नहीं होती है, ये एग्रीमेंट, जिसे कि हिंदी भाषा में इकरारनामा भी बोल सकते हैं, ये होता है। इसके अंदर लिखा जाता है कि कितने पैसे एडवांस दे दिए हैं, कितना टाइम बाद कितनी अमाउंट हमें बकाया दी जाएगी, और लास्ट के अंदर जब अपनी रजिस्ट्री होती है तब सेल डीड लिखी जाती है। तो सेल डीड लिखने के बाद में दोस्तों ये आपका जो एग्रीमेंट लिखा जाता है वो कैंसिल हो जाता है। कई लोग इसे फाड़ देते हैं, कई बार अपने पास ही रख लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, स्टैम्प ड्यूटी है जो सेल डीड में आपको देनी पड़ती है। ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट का, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे स्टेट के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग होती है। बट नॉर्मली कॉमनली हम बात करें 7 से 8% आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। मान लीजिए आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी और उसके ऊपर 8% स्टैम्प ड्यूटी है, तो 1 करोड़ 8 लाख रुपए आपको वहां पे देने पड़ जाएंगे। 1 करोड़ तो उस व्यक्ति को जिसे आपने प्रॉपर्टी ली है, और 8 लाख रुपए दोस्तों उस जो स्टैम्प ड्यूटी होगी उस गवर्नमेंट की, वहां पे आपको उसके स्टैम्प लेने पड़ जाएंगे, और गवर्नमेंट का ये रेवेन्यू होता है। इसके बाद में दोस्तों 2 चीजें मैं डिस्कस करना चाहूंगा। एक डीएलसी रेट होता है और एक मार्केट रेट होता है। डीएलसी रेट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी रेट, जो गवर्नमेंट का रेट होता है, जो कि सर्कल का रेट होता है, और इस रेट के ऊपर ही आपकी रजिस्ट्री होती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 1 करोड़ की कोई भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आपने उस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए देना है, लेकिन उस जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू कागजों में 50 लाख ही है, तो 50 लाख तो उसकी डीएलसी रेट हो गई और 1 करोड़ रुपए उसकी मार्केट रेट हो गई है। इसके हिसाब से दोस्तों आपका आगे चलता है। जैसे मैंने बताया, मार्केट रेट 1 करोड़ है, और लेकिन उसकी डीएलसी रेट अगर 20 लाख 30 लाख भी है, तो जो आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी है वो ये 20 या 30 पर ही देनी है। बाकी का मान लीजिए आपने 70 लाख रुपए 80 लाख रुपए उसको देना है, वो आप कैसे देंगे, कैश के अंदर देंगे, जिसे कि ब्लैक मनी बोलते हैं, काला धन बोलते हैं। ये होता है हमारा प्रॉपर्टी का नॉर्मल जो इंडिया के अंदर चल रहा है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि कच्चे की अमाउंट और पक्के की अमाउंट क्या होती है। 1 करोड़ का सौदा किया, जितने रुपए की रजिस्ट्री कराएंगे उसी पर स्टैम्प ड्यूटी देनी है। तभी तो लोग कहते हैं कि मैं कम से कम स्टैम्प ड्यूटी देना चाहता हूं, मेरी रजिस्ट्री की अमाउंट कम से कम हो। लेकिन कई बार आपको लोन लेने के लिए इस रजिस्ट्री की अमाउंट को बढ़ाना भी पड़ जाता है। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस के ऊपर। तो दोस्तों डीएलसी रेट आप कैसे चेक कर सकते हैं, आप गूगल पर नॉर्मली लिख देंगे कि डीएलसी रेट इन राजस्थान, या जिस भी आप स्टेट के अंदर रहते हैं, तो वहां पे उस गवर्नमेंट की वेबसाइट आ जाएगी, किस तरह की प्रॉपर्टी है आपकी, वो सारी डिटेल डालेंगे तो आपको डीएलसी रेट का पता लग जाएगा। क्या प्लस पॉइंट और क्या माइनस पॉइंट है दोस्तों, अगर आप सेल डीड के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं, ये वैलिड है और ये लीगल है। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला तरीका यही है। अगर आप लेडीज के नाम से करते हैं दोस्तों, प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, आपको पता होगा महिला सशक्तिकरण का यहाँ पे नारा दिया जाता है। 1 से 2% की एग्जम्पशन दी जाती है। मान लीजिए नॉर्मल 7% स्टैम्प ड्यूटी लगती है, तो कई स्टेट, फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है। वो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए राजस्थान में 2% की स्टैम्प ड्यूटी एक लेडीज को माफ है, तो 5 हो जाएगी 7 की जगह। तो मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, तो कम से कम 1 से 2 लाख रुपए आपका बच जाने वाला है। और इसके कॉन्स क्या है दोस्तों, आपको हैवी स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। हैवी स्टैम्प ड्यूटी देंगे तभी तो आपके नाम पे वो प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो पहला मेथड था सेल डीड। दूसरा मेथड है दोस्तों हमारा गिफ्ट डीड। अगर किसी से आपको लव एंड अफेक्शन है और वो आपका रिलेटिव है दोस्तों, अगर ऐसे तो आप अननोन व्यक्ति को गिफ्ट क्यों देंगे, कोई भी एक अड़ोसी अपने पड़ोसी को गिफ्ट नहीं देता है, वो भी इतनी बड़ी अमाउंट के अंदर प्रॉपर्टी। तो विदाउट कंसीडरेशन, कंसीडरेशन क्या होता है, कैश, पैसा, मनी, ये जो ट्रांसफर पैसा जो भी आप बोल दें इसको, पैसा माया के बिना अगर आप किसी को प्यार और मोहब्बत के अंदर कोई गिफ्ट दे देते हैं तो इमीडिएटली ट्रांसफर उसका टाइटल हो जाता है। दोस्तों आपको पता होगा टाइटल क्या होता है, उसका मालिकाना हक होता है, क्योंकि इसकी फॉर्मेलिटी जो होती है सेल डीड के अंदर अलग मेथड होता है, और इसका गिफ्ट डीड के अंदर हैंड टू हैंड ही, अगर आपने मिस्टर ए ने, एक मकान था, एक कोठी थी, एक बंगला था, वो मिस्टर बी को अपने बेटे को दे दिया, तो इसका मालिकाना हक हट जाएगा और बी इसका मालिक बन जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी जो होती है दोस्तों, इसमें यहाँ पे देनी तो पड़ती है आपको, लेकिन कंपैरेटिवली लेस देनी पड़ती है। मतलब अगर आप उसकी बात कर रहे हैं ना 8% की, तो यहाँ पे 4-5% में आपका काम
चल जाएगा। फिर से मैं आपको बोलता हूँ ये स्टेट टू स्टेट पर डिपेंड करता है। जैसे कि फादर इन लॉ ने डॉटर इन लॉ को, एक ससुर ने अपनी बहू को गिफ्ट दिया, हस्बैंड ने वाइफ को गिफ्ट दिया, तो नॉमिनल सी स्टैम्प ड्यूटी आपकी नाम मात्र की लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि आपने महिला के नाम उस प्रॉपर्टी को किया है। महिला सशक्तिकरण, वीमेन एम्पावरमेंट की बात आप कर रहे हैं। इट कैन बी यूज टू सेव स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी को आपने बचाना है तो दोस्तों उसको सेल करने के बजाय आप गिफ्ट में भी देते हैं तो आपकी, और वो लेडीज के नाम करते हैं तो सोने पे सुहागा आपका हो जाने वाला है। तीसरा मेथड प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का है पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है दोस्तों? आप किसी व्यक्ति को एक पावर दे देते हैं कि भाई साहब तेरे पास ये पावर है कि तू उसको बेच सकता है, नहीं बेच सकता है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर जाने वाला टॉपिक है, इसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी आपकी नहीं लगती है। नॉर्मली आप पावर ऑफ अटर्नी 500 रुपये, 1000 रुपये के स्टैम्प पेपर पे किसी व्यक्ति को लिख करके पावर दे देते हैं, लेकिन ये वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का। बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन ये वैलिड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था सूरज लैंप एंड इंडस्ट्री वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के अंदर, जिन्होंने ये बोला था कि ये पावर ऑफ अटर्नी के माध्यम से जो भी ट्रांसफर करते हैं वो वैलिड नहीं है, क्योंकि ये ऑफ रिकॉर्ड है। ये वर्क काम तो कर जाता है, ये मेथड तो सही है, लेकिन आपको अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो आपको यहाँ पे अपनी इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे राइट करनी पड़ती है कि क्या मेरा ये राइट है इसके ऊपर नहीं है, तो उसको यहाँ पे प्रूफ करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों। इसके बाद में चौथा तरीका है विल एग्रीमेंट। विल क्या होता है दोस्तों? मेरी इच्छा है। एक व्यक्ति है मिस्टर ए, वो बोलता है जब तक मैं जिंदा हूँ ये प्रॉपर्टी, ये बंगला मेरा है। अगर मेरी मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति की तो वो बोलता है कि ये प्रॉपर्टी एक्स को, वाई को या जेड को, जिस भी व्यक्ति का वो नाम लिखेगा उसको चली जाएगी। तो ये क्या होता है दोस्तों? स्टैम्प ड्यूटी सेल में भी लगती है और गिफ्ट में भी लगती है, लेकिन अगर आप विल लिख देते हैं तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगी और जीरो पर आपका ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। 1 भी रुपये का पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। नीड टू रजिस्टर दिस विल एट नॉमिनल कॉस्ट। लेकिन जो आप विल लिखेंगे उस विल पर लिखेंगे ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा बेटा है, ये कुछ भी है, उसको ट्रांसफ़र हो जाए। और इस विल को आपको रजिस्टर कराना है तहसील में या जहाँ पर भी लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस में। एक नाम मात्र की फीस में 1000-2000 रुपये में आपकी हो जाएगी, ताकि आपको इन फ्यूचर के अंदर किसी भी तरह का स्टैम्प ड्यूटी ना देनी पड़े। कैन बी चैलेंज्ड बाय अनदर पर्सन और सन। दोस्तों एक व्यक्ति के 2 बेटे थे ए और बी, उसने ए के नाम विल लिख के चला गया और वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बाद में मिस्टर बी क्या है उसको चैलेंज कर सकता है कोर्ट में कि इसके अंदर मेरा भी हिस्सा था। तो यहाँ पे थोड़ी सी इस चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका एक ही सन है या एक ही डॉटर है तो ये बेस्ट तरीका है आपकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का, क्योंकि इस केस में क्या होगा दोस्तों, आपकी विल लिखी होगी तो आपकी मृत्यु के बाद में ऑटोमेटिकली वो अमाउंट जो प्रॉपर्टी है अपने बेटे या बेटी पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों रिलिंक्विशमेंट डीड होती है, हक त्याग विलेख भी इसे बोलते हैं। मतलब ये क्या होता है दोस्तों, बेस्ट तरीका है, लीगल तरीका है और बहुत ही कम खर्चा यहाँ पे आता है। अगर कोई भी जॉइंट प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी ए बी सी डी 2-4 भाइयों ने ले रखी थी, या कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी है दोस्तों, ऊपर से आई है, आपके पूर्वजों से कोई प्रॉपर्टी आई है मान लीजिए, और वो भी क्योंकि आपको पता होगा अगर एक एक्स की थी, एक दादा है उसके 4 बेटे थे, तो चारों में वो बढ़ जाएगी बराबर बराबर। तो अब ये क्या होगा दोस्तों, आप गिफ्ट डीड से इसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर ए और बी और सी बोलते हैं कि हम इसको डी को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो ये जॉइंट प्रॉपर्टी के मामले में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल दोस्तों, एक प्रॉपर्टी मिली थी फादर से, वो उसके 4 बेटे थे, 4 भाई लोग थे वो, और 3 भाई गिफ्ट में उसको देना चाहते हैं, तो उसको स्टैम्प ड्यूटी भी देनी पड़ेगी और उसको पॉसिबल भी नहीं हो पाता है किसी केस में। सो दैट दे विल राइट, ये डीड लिख देंगे दोस्तों, रिलिंक्विशमेंट डीड लिख देंगे और उसको रजिस्टर करा लेंगे, तो एक व्यक्ति ओनर बन जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया ए बी सी डी, इन तीनों ने ये डीड लिख दी है कि ये चौथे को डी को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाए, तो इस केस में भी ये हक त्याग हो जाएगा, तो उसका मालिक डी बन जाएगा, ए बी सी डी का मालिकाना हक वहाँ से त्याग दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों फैमिली सेटलमेंट डीड, ये भी काफ़ी मेथड बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही जीरो स्टैम्प ड्यूटी आपको यहाँ पे देनी है। फादर ग्रैंडफादर की कोई प्रॉपर्टी थी और उन्होंने कोई भी विल नहीं लिखी। आपको पता होगा पहले बुजुर्गों को या नहीं पता होता था कि विल का क्या महत्व है क्या नहीं है, तो अपनी कंसेंट होती है दोस्तों, सहमति। मैं आपको फिर बताता हूँ, ए एक पिता थे, उसके 4 बेटे थे बी सी डी ई। अब इन्होंने विल तो लिखी नहीं है, तो ये चारों की चारों यहाँ पे प्रॉपर्टी आ गई है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये फैमिली सेटलमेंट डीड लिख लेंगे कि हमने ये सेटलमेंट कर लिया है अवॉइड फ्यूचर लिटिगेशन के लिए। तो उस केस में क्या होगा कि बी सी डी बोलते हैं कि हम इसको सेटल करते हैं और डी के नाम इसको ट्रांसफ़र करवा देंगे, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या होगा उसमें दोस्तों, एक स्टैम्प पेपर पे आपको लिखनी है ये डीड, सेटलमेंट डीड, और उसको रजिस्टर कराना है, देन इट कैन बी ट्रांसफर टू योर नेम। तो एक व्यक्ति के नाम ये भी जो अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। इनकम टैक्स का सेक्शन 56 दोस्तों क्लबिंग ऑफ इनकम बोलता है। मैंने आपको बताया था अगर एक फादर इन लॉ अपनी डॉटर इन लॉ के नाम से कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, या एक हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है। तो ये दोस्तों जो ट्रांसफ़र होता है वैसे तो गिफ्ट माना जाएगा, और इस ट्रांसफ़र के अमाउंट पर कितना भी टैक्स अमाउंट हो, कोई भी टैक्स नहीं देना है, ना तो पुत्र वधू को ना वाइफ को। लेकिन दोस्तों क्लबिंग ऑफ इनकम कहती है इस प्रॉपर्टी से जो भी कमाई होगी, सपोज करो आपने रेंट कमाया या उस प्रॉपर्टी को उसने बेच दिया वाइफ ने, तो उस पर कैपिटल गेन होगा। इस कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स या तो हस्बैंड को देना है, उसने वाइफ ने दी है तो, और ससुर को देना है अगर उसने अपनी पुत्र वधू को ट्रांसफ़र की है तो। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। किसी भी टैक्स प्रोफेशनल से आपको बात करके ही इस तरह की प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करना है। हमने सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी कब कम आपको देनी है उसके ऊपर डिस्कस किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। इनकम टैक्स, जीएसटी, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्हें ये जानना है, उन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है और उन्हें ये जानना है कि कम स्टैम्प ड्यूटी हमें कहाँ लगेगी। फिर भी दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है। आपका जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है दोस्तों, आपकी जो लोकल तहसील होती है, वहाँ पर जाकर के एक बार प्लीज़ उनसे आप डिस्कस जरूर कर लें कि क्या स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगनी है, क्योंकि हमने ये कॉमन वीडियो बनाई है। हो सकता है अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल हो। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड, इनकम टैक्स रिलेटेड हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।